नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जेलेंस्की युद्ध को खत्म करना क्यों नहीं चाहते हैं, इसको आज हम समझेंगे। और जेलेंस्की के लिए निजी तौर पे भी युद्ध जारी रहना उनके हित में है। अगर जेलेंस्की युद्ध को खत्म कर देते हैं तो हो सकता है कल जेलेंस्की खत्म हो जाएं। और जो दुनिया भर की लड़ाई, यूक्रेन का स्वाभिमान, युद्ध, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन सबसे ऊपर है जेलेंस्की की अपनी पॉलिटिक्स, अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसके कारण जेलेंस्की यूक्रेन में अपने सर्वाइवल के लिए इस युद्ध को जारी रखे हुए हैं। अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है तो आने वाले समय में जेलेंस्की को बहुत नुकसान हो सकता है। और हम ये भी समझेंगे कि युद्ध होने के बाद से जेलेंस्की ने कितना गेन किया है, निजी तौर पर उनको कितना लाभ हुआ है। शुरुआत करते हैं हम पुरानी कुछ खबरों से। इन खबरों की तारीख पे आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पहली खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2020 की है, जिसमें लिखा है एंड ऑफ व्लादिमीर जेलेंस्कीज हनीमून। और इस खबर बता रही है कि कैसे जेलेंस्की के लिए खुद को बचा पाना चुनाव में मुश्किल है। और ये कह रहा है कि यूक्रेन को बदलना बहुत मुश्किल है और जेलेंस्की के लिए जो है बड़ी दिक्कतें हैं, उनकी लोकप्रियता पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा, ये यूरेशिया नेट की खबर है जो कहती है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ करप्शन इन यूक्रेन, द डॉन ऑफ द जेलेंस्की एरा। और इसमें भी उन्हीं सब बातों का जिक्र है कि किस तरह से वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो बेकाबू है, जेलेंस्की के लिए कितनी मुश्किलें हो रही हैं और वो किस तरह से इसको कम्बैट नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ नाराज़गी है। एक और खबर है, ये ग्लोबल रिस्क इनसाइट्स की खबर है और यहाँ लिखा हुआ है हेडलाइन, जेलेंस्कीज फॉल फ्रॉम ग्रेस। तारीखों पे आप सबका ध्यान रखिएगा। ये भी 2021 फरवरी की है और जेलेंस्की का जो युद्ध हुआ इस बार फरवरी 22 में हुआ है, ये उससे पहले की हैं। और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से जेलेंस्की के लिए दिक्कतें हैं। ये खबर है कीव इंडिपेंडेंट की, हाउ जेलेंस्की एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू डिसमेंटल प्रेस फ्रीडम इन यूक्रेन। यूक्रेन में जेलेंस्की प्रेस की आज़ादी पे किस तरह हमले कर रहे हैं, ये खबर है। इसके अलावा ये हेडलाइन है कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। कार्नेगी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़ा एक फाउंडेशन है और वो कह रहा है यूक्रेन्स अनपॉपुलर पॉपुलिस्ट, सुंदर भाषा है, व्हाट नेक्स्ट टू जेलेंस्की। ये जेलेंस्की के बारे में एक लेख है जो ये बता रहा है कि वो किस तरह से यूक्रेन में अलोकप्रिय हैं पॉपुलिस्ट होने के बावजूद। इसके अलावा ये बीबीसी की खबर है जो कहती है वाई कॉमिक्स ड्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बी ओवर। यानी जो एक सपना था जेलेंस्की के ज़रिए यूक्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सपना अब पूरा हो गया है या टूट गया है। ये सारी बातें इसके अंदर है। और इसमें ये एक पॉपुलैरिटी का एक ग्राफ भी है जेलेंस्की की। इसी तरह से की पोस्ट का एक और सर्वे जो कहता है कि जेलेंस्की के एक्शन को, ये 21 फरवरी का है, ज़्यादातर यूक्रेनियन डिसअप्रूव कर रहे हैं। ये सारी की सारी खबरें बताती हैं कि किस तरह से जेलेंस्की के लिए यूक्रेन में व्यक्तिगत तौर पे दिक्कतें खड़ी होती जा रही थीं। इस पूरे हालात के बीच में जेलेंस्की ने नाटो के साथ मिलने का जो भी फैसला था वो किया और तमाम सारा युद्ध हुआ। और इस पूरी परिस्थिति के बाद में इस युद्ध का फ़ायदा उठा के जेलेंस्की ने यूक्रेन में अपनी ताकत को कैसे अर्जित किया, ये एक रिपोर्ट है अक्षत त्यागी की और ये क्रोपियोस्की पहुँचे हुए हैं यूक्रेन में। दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं, दैनिक भास्कर ने इसको प्रमुखता से छापा है खबर को। और उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से यूक्रेन के हालात गंभीर हैं उस लिहाज से जेलेंस्की के हालात अच्छे हैं। और ये बता रहा है कि पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, कड़ाके की सर्दी और जनता फिर से परेशान है। लेकिन इस सब के बावजूद जेलेंस्की ने सिस्टम पे अपनी पकड़ बना ली है। उसने विक्टोर मेवदेचुक समेत बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया है और वो जेल से भाग गए थे मेदवेचुक जो थे।
इसके साथ साथ इसमें विपक्षी दल फॉर लाइफ पार्टी है FLP, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है इन्होंने। ये बड़ा विपक्षी दल है और इसकी मान्यता खत्म कर दी है। ये बता रहा है, और इसके बाद बड़ा सीधी सी बात होती है, किसी के ऊपर भी देशद्रोही का तगमा लगा दो, इसको बोल दिया ये रूस समर्थक पार्टी है, और सारे विपक्ष को उठा के जेल में डाल दिया। पहला काम ये समझिए। दूसरा ये किया कि सारे के सारे मीडिया पे कब्जा कर ले ज़ेलेंस्की ने। जितने प्राइवेट चैनल थे उन सारे के सारे चैनलों को नेशनलाइज घोषित कर दिया। सारे चैनलों को कहा ये देश की संपत्ति है, देश की सरकार चलाएगी। सभी प्राइवेट चैनल एक यूनिफाइड इंफॉर्मेशन पॉलिसी, एकीकृत सूचना नीति लाई गई, उसके तहत डाल दिए गए। और इसमें पहले सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन एक जगह है, एक संस्था है, उसके पास जाता है सारा कंटेंट, चाहे उसमें सीरियल जाए, सास बहू का हो या कुछ भी हो, या कॉमेडी शो, पहले वहाँ जाएगा। वो लोग उस कंटेंट को देखेंगे। उस कंटेंट को देखने के बाद में वो उसको पास करेंगे, और ज़ेलेंस्की और सरकार के खिलाफ कोई भी फुटेज सोशल मीडिया पर भी आप वहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की के पीछे से अमेरिका के CIA के एजेंट भी एक एक खबर पे नज़र रखे हुए हैं। अब आपको जो ज्यूरी थी IFFI वाली, जिसमें कश्मीर फाइल्स में जिस ज्यूरी के चीफ ने कमेंट किया है, उसको देख लीजिए। वो भी प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, अभद्र फिल्म बता रहे हैं। और ये जो मामला हुआ ज़ेलेंस्की वाला, इसमें भी किसी तरह से मीडिया को कब्जे में लेकर प्रोपेगेंडा बनाया गया। जिन लोगों ने हिटलर की जीवनी पढ़ी है, सारे तानाशाह मीडिया और सिस्टम को, तंत्र को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। और हिटलर ने तो बाकायदा उस ज़माने में एक मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म्स बना दी थी, क्योंकि उसको पता था कि लोगों के दिमाग पे कब्जा करना है तो यही चीज़ें काम आती हैं। और ये ज़ेलेंस्की जो हैं, उन्होंने भी यही किया है। और उधर बैठ के अमेरिका के जो एजेंट हैं CIA के, वो खुद भी वहाँ के मीडिया पे नज़र रख रहे हैं। सारे चैनल्स को नेशनलाइज कर लिया गया है, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया है। अब बचे अमीर लोग। जो वहाँ के अमीर लोग थे और जो लग रहा था कि अब इनके बिजनेस को खतरा होगा, ये आवाज़ उठा सकते हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर ली। 70% के आसपास संपत्ति वहाँ के अमीरों की जब्त की जा चुकी है, राज्य सरकार ने ले ली। रूसी हमले के कारण ज़ेलेंस्की ने जिन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा है, उसमें एक है रिनत अखमेतोव। उनकी संपत्ति जो 1.12 लाख करोड़ रुपए थी, वो घटकर 35,000 करोड़ रुपए रह गई है। इसके अलावा फोर्स ने फोर्स जो पूरी पत्रिका है, उसका जो यूक्रेन वाला एडिशन है, उसके हिसाब से धनकुबेर बादियान नोवेंस्की की संपत्ति 28,000 करोड़ रुपए से घटकर 10,000 करोड़ रुपए रह गई है। और 4 अन्य विरोधी धनकुबेरों को एंटी ओलिगार्क कानून के तहत संपत्ति जब्त कर ढक्कन कर दिया गया है। इस जो धनकुबेर विरोधी कानून है, इसका नाम है ओलिगार्क, एंटी ओलिगार्क यानी धन समूह, ऐसा एक कानून बनाया गया है। अब आप सोचिए कि इस पूरे घटनाक्रम से कि कहां ज़ेलेंस्की इस युद्ध से 1 साल पहले, 6 महीने पहले इस हालत में थे कि पता नहीं वो अगला चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कोई उनको पूछ नहीं रहा था, उनकी हर वक्त आलोचना हो रही थी। अब मैं ये मतलब मत निकालिएगा, वो बिल्कुल अलग मामला है कि आप नोटबंदी और सबसे GST से जोड़ें और फिर सोचें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ दें। करते हैं शासक, यहाँ भी किया गया होगा, लेकिन अभी हम ज़ेलेंस्की पे रहेंगे। और उसमें ये कहा गया है कि इन सारे के सारे लोगों को, जो विपक्षी दलों को चंदा देते थे, उन धन कुबेरों को, उन पूंजीपतियों को पहले निशाना बनाया गया और उनकी संपत्ति पहले जब्त कर ली गई। विपक्षियों को जेल में डाल दिया गया। मीडिया से विपक्षियों को कोई सपोर्ट ना मिले, इसलिए मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया गया। सारे चैनल सरकार ने अपने पास ले लिए। अमीरों का पैसा सरकार ने अपने पास ले लिया। विपक्षियों को जेल में डाल दिया और मीडिया की सेंसरशिप लगा दी कि जो कुछ भी उसके बावजूद जाएगा उसको सरकार के लोग चेक करेंगे। और ये सारी चीज़ें करने से ज़ेलेंस्की अब
जब इस युद्ध में घुसे थे तो एक ऐसे यूक्रेन के राष्ट्रपति थे जो यूक्रेन चुनाव से अपने नेताओं को चुनता था, और अब जब इस युद्ध से जेलेंस्की निकलेंगे तो वो ऐसे एक यूक्रेन के नेता होंगे जिसमें चुनाव कराने से दिक्कत हो सकती है, राष्ट्र का नवनिर्माण करना है, ये करना है, इसलिए इलेक्शन छोड़ो, पहले यूक्रेन को दोबारा से खड़ा करो। यानी लोकतंत्र भूल जाइए, विपक्षी पार्टियां भूल जाइए, दूसरी चीज़ें भूल जाइए, और दुनिया भर में लोकतंत्र के नाम पे जो सबसे ज़्यादा ढोल बजाता घूमता है अमेरिका, वो खुद ही सिर पे बैठा हुआ है, तो वो भी टेंशन नहीं है। जो भी है, लेकिन ये स्थिति है और जो आपके सामने लाना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी देशों से ऊपर, मानवता से ऊपर कुछ लोगों के निजी हित हो जाते हैं, और जेलेंस्की के मामले में भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है, चीज़ें शांति की ओर चली जाती हैं, डेमोक्रेसी की वापसी होने लगती है, तो जेलेंस्की के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और ये लगातार वहाँ पे भी अंदर भी चल रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा है, और वो गुस्सा कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, किसी को पता नहीं। लेकिन एक चीज़ इसमें और बता दूं, ये पूरी कहानी, पूरा देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे ऑनेस्ट रहना है। जितनी भी चीज़ें ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बात सही है, लेकिन इसके साथ में उस खबर को मेरी मत भूलिएगा जिसमें मैंने बताया था कि जेलेंस्की से अब वेस्ट ऊब गया है, क्योंकि जेलेंस्की ने खुद वेस्ट के साथ में रूस को भिड़ाने की कोशिश की, और जो उसने पोलैंड के ऊपर मिसाइल चलाई थी, बम फेंके थे, उसके बाद से अमेरिका नाराज़ है। बताया था बाइडेन उसका फ़ोन तक नहीं ले रहे हैं, और उसके पीछे मकसद यही है कि भैया ये आदमी जो है, इसने तो नाटो वर्सेस रूस करा दिया होता, और गलत तरीके से एक जगह इसने मिसाइल फेंक के तनाव पैदा करने की कोशिश की। और भी इससे पहले के भी उदाहरण थे, वो वीडियो मेरा निकाल के आप देख सकते हैं। तो इसका निचोड़ ये निकलता है कि भाई उनको लगता है कि ये जो आदमी है जेलेंस्की, ये बहुत बड़ा बवाल है, इसलिए अब इसको ठिकाने लगाना है। ये मेरा एनालिसिस था। और ये भी हो सकता है कि ये जो सूचना तंत्र में खबरें आ रही हैं कि जेलेंस्की से लोग नाराज़ हैं, जेलेंस्की ने ये कर दिया, अभी तक तो कहीं नहीं दिख रहा था, अचानक इतना क्या बदला। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें भी जेलेंस्की के बारे में, ये जानकारियाँ गलत नहीं है, इनकी टाइमिंग इसलिए बाहर लाई जा रही हूँ कि धीरे धीरे करके जेलेंस्की के प्रति एक असंतोष पैदा करके वहाँ नेतृत्व को बदला जा सके। कौन संभावित 3 लोग हो सकते हैं राष्ट्रपति, ये भी मैंने अपने उस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।